नमस्कार, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं बालेंदु शर्मा दाधीच जी। दाधीच जी इसके पहले कई प्रकाशनों से जुड़े रहे हैं, संपादक रहे हैं और फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट में निदेशक हैं भारतीय भाषाओं से संबंधित, और लोकलाइजेशन एक अंग्रेजी में शब्द कहा जाता है उससे संबंधित क्षेत्र में। इस बातचीत को दो हिस्सों में करना चाहते हैं बालेंदु जी। पहले तो ये कुछ आपके बारे में भी हम जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी ऊंचाइयां आपने कैसे छुई। राष्ट्रपति जी ने अभी आपको आत्माराम सम्मान से सम्मानित किया था, 1 लाख रुपए का सम्मान था, बहुत बड़ा सम्मान था। और माइक्रोसॉफ्ट में आप कैसे गए और कैसे माइक्रोसॉफ्ट काम करता है, इस बारे में जानना चाहेंगे। दूसरा पहलू यह है कि तकनीक किस तरह हमारी जिंदगी में आ गई और हिंदी में किस तरह काम करना आसान हुआ है। इसके बाद हम हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब लेंगे या उनकी प्रतिक्रिया जो होगी वो लेंगे। तो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आखिर पत्रकारिता के क्षेत्र से ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आप कैसे गए, बालेंदु जी? जी बिल्कुल, आपका जो सवाल है वो बड़ा जायज है। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपके दर्शकों को नमस्कार जी। आपके इस YouTube चैनल के लिए मेरी शुभकामनाएं भी हैं। जी। आपका प्रश्न जो है बहुत जायज है और ये सवाल मेरे अनेक मित्रों के मन में आता है कि आखिरकार एक व्यक्ति जो पत्रकारिता में था वो कैसे एक नए क्षेत्र में चला गया। क्या ऐसे कारक रहे होंगे जिन्होंने उस व्यक्ति को प्रेरित किया उस नए क्षेत्र में जाने के लिए? जी। तो इसके अनेक पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पत्रकारिता या रचना कर्म या सृजनशीलता जो है उसको मैं कुछ हद तक टेक्नोलॉजी के साथ में एक साम्य देखता हूं। दोनों के बीच में मैं दोनों के बीच में उतना बड़ा विरोधाभास नहीं देखता जी। लेकिन दोनों ही ऐसी चीजें हैं जिसमें इंसान कुछ क्रिएट करता है, कुछ रचना करता है। पत्रकारिता में हम लोग कंटेंट की रचना करते हैं, हम लेख लिखते हैं। अगर हम साहित्यकार हैं तो साहित्य लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, यदि कवि हैं रचना करते हैं। तकनीक भी हमें रचना करने का अवसर देती है एक भिन्न रूप में। दोनों ही समाज के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों ही आम आदमी तक पहुंचते हैं। जी। तो दोनों में ऐसा नहीं है कि इतना बड़ा ज्यादा विरोधाभास है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा, ये देखने के नजरिए पर भी निर्भर करता है। मेरी दृष्टि में दोनों ही हमें रचना कर्म का अवसर देते हैं, तो कुछ हद तक समानता है। दूसरा बिंदु ये आता है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है लगभग हर व्यक्ति के लिए और हर कंपनी के लिए और हर संस्थान के लिए एक अनिवार्य तत्व होती जा रही है। टेक्नोलॉजी अब कोई वैसी चीज नहीं रही जो आप ये सोचें कि भाई ये बड़ी अनूठी चीज है या बड़ी जटिल चीज है, बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है। अब ऐसा नहीं रहा। टेक्नोलॉजी आज से ही नहीं, लगभग 20 वर्षों से मैं कहूंगा कि हमारे संस्थानों के बीच, हम लोगों के बीच, हम पेशेवरों के बीच, हम पत्रकारों के बीच, विभिन्न लोगों के जो दैनिक जीवन है या पेशेवर जीवन है उसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका रही। तो तकनीक हमारे लिए पूरी तरह अलग नहीं है। ये दूसरा बिंदु। पहली बात, मुझे लगता है दोनों में कुछ समानताएं भी हैं। हालांकि बुनियादी प्रकृति दोनों की विपरीत तो अलग हो सकती है, विपरीत तो नहीं, किंतु समानता के तत्व बहुत हैं दोनों के बीच में। और दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता और टेक्नोलॉजी या कोई भी पेशा और टेक्नोलॉजी वो निरंतर करीब भी आ रहे हैं। ये दूसरा पहलू है। तो जो दूरी हमारे बीच में थी टेक्नोलॉजी के साथ में, वो दूरियां घटती चली गई। एक हमारे रोजमर्रा के कामकाज में भी जिसका अक्सर हम जिक्र किया करते हैं, और दूसरे तरह से आप देखें तो अब तकनीक के साथ में हमारी दूरियां वैसे भी समाप्त हो गई। मतलब व्यक्ति उतना झिझकता नहीं है, अनायास ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। जी। तो कहते हैं ना कि दूरियों का निष्प्रभावी हो जाना या ब्लर हो जाना, अंग्रेजी में वो ज्यादा थोड़ा बेहतर लगता है कि थोड़ा धुंधला पड़ जाना। जी। जी। तो विभिन्न क्षेत्रों और तकनीक के बीच में दूरियां धुंधली पड़ रही हैं। तो पुनः ये एक कारक है कि हमें तकनीक को मैं उतना ज्यादा एक समझिए कि पराई चीज की तरह नहीं देखता रहा हूँ। एक तो सृजनशीलता दोनों में मुझे अवसर मिलता है। दूसरा, मैं अपने कामकाज में, जब मैं पत्रकारिता में था, जनसत्ता में था, या मैं विभिन्न टेलीविजन चैनलों में था, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता था। तो उस वजह से भी मेरे दैनिक जीवन में वो थी, तो मुझे पराई नहीं लगती थी। ये दूसरी बात।
तीसरी बात मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस कालखंड में आज हम लोग हैं, उसमें प्रकाश जी आपके लिए भी और मेरे लिए भी, हम में से हर एक व्यक्ति आज एक टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल है, किसी जी, न जी, किसी, और हर संस्थान एक टेक्नोलॉजी संस्थान है। भले ही वो जी, कोई विश्वविद्यालय हो, वो कोई अखबार समूह हो, कोई टेलीविजन समूह हो, या कोई अन्य संस्थान ही क्यों ना हो। क्योंकि देखिए, किस हद तक टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में घुल मिल गई है, हमारे पेशेवर जीवन का हिस्सा बन गई है, उसका अनुमान आप लगाइए। आज एक भी संस्थान ऐसा नहीं है जो तकनीक के बिना इस जो आज की गला काट प्रतिस्पर्धा का जो दौर है उसमें सरवाइव करने की सोच सकता हो, यदि टेक्नोलॉजी में उसका दखल नहीं है किसी न किसी रूप में। भले ही वो हो सकता है कि वो उसके पास एक बड़ा अच्छा खासा तकनीकी ढांचा हो, प्रौद्योगिकी ढांचा हो, या फिर वो सोशल मीडिया के जरिए ही क्यों ना सक्रिय हो, या कोई अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करता हो, अपने कंटेंट को जैसे वितरित करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करता हो। तो हर एक जी, व्यक्ति आज किसी न किसी रूप में एक तकनीकी व्यक्ति है, और हर संस्थान एक तकनीकी संस्थान है, ये मानकर चलिए। हो सकता है आज के 3-4 साल 5 साल बाद ये चीज हम लोग ज्यादा शिद्दत के साथ महसूस करें, लेकिन ये एक सच्चाई है। तो ये आपकी सब बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आपको रोक रहा हूँ, जी आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। जी जो काम हम अभी कर रहे हैं, एक जी साधारण से एक साधारण से लैपटॉप को सामने रख के हम कर रहे हैं। इस काम को करने के लिए आज से 15 साल पहले आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग वैन लगती थी, जो 5-7 करोड़ रुपए की आती थी, और वो काम अब हम महज कुछ हजार रुपयों के उसमें ही कर सकते हैं। एक बात, अभी मैंने आपका एक वीडियो देखा, एक पुराना वीडियो ही है वैसे वो, पर मैंने देखा अभी, उसमें आपने कहा कि आज के दौर में हिंदी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी उपलब्धियां हासिल कर ली कि तमाम काम आप हिंदी में कर सकते हैं। वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं, प्रूफ रीडिंग कर सकते हैं, ये हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं हिंदी में। कई लोगों को डाउट है कि हम नहीं कर पाते। आप अपने संदेश का आदान प्रदान कर रहे हैं, हम अपना लाइव प्रसारण हिंदी में कर रहे हैं, हिंदी के स्कूल चल रहे हैं हमारे, इस पे हिंदी की पट्टिका चल रही है, हिंदी में हमारे नाम आ रहे हैं। तो ये सब तो हम कर ही रहे हैं। क्या क्या काम हम हिंदी में कर सकते हैं इस दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में? जी, वो भी, उसका भी जिक्र करूंगा। मैं पहले वाली बात को भी पहले समाप्त जी, करूंगा। जी, जी, जो मैं कह रहा था कि मुझे टेक्नोलॉजी प्रारंभ से ही मुझे लुभाती रही है, जी, जी, और मेरा मेरा जो शुरुआती जो पेशेवर जीवन था उसमें भी मैं कंप्यूटरों को बड़ा पसंद किया करता था, कंप्यूटर पर काम करना हाँ, बड़ा पसंद किया करता था। मेरे पेशेवर जीवन की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से हुई थी। वहां पर कंप्यूटरों पर हमने काम करना शुरू किया, और मैं वो व्यक्ति था जो कंप्यूटरों को देखते हुए वहां पर, हालांकि मैं एक उपसंपादक से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन मैं विज्ञापन बनाने में दिलचस्पी लेता था, क्योंकि मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी का एक, समझिए, थोड़ा बहुत स्पार्क था, कीड़ा मान लीजिए। तो मैं वहां पर जो विज्ञापन बनते थे राजस्थान पत्रिका समूह के, मैं कहता था कि इनको मैं बनाऊंगा। तो कुछ विज्ञापन मैंने वहां पर बनाए, अपनी अपनी रचनात्मकता को एक स्वरूप देते हुए, और उसमें मैंने कंप्यूटर का प्रयोग किया, और वो अच्छे खासे विज्ञापन बने। जी, उसके बाद जब मैं जनसत्ता में आया तो वहां पर कंप्यूटराइजेशन शुरू हुआ। उससे पहले आप जानते हैं कि हम लोग एक पत्रकार के तौर पर अपनी कॉपी लिखते थे, और उसके बाद वो जाती थी टाइपिंग के लिए, फिर टाइपिंग के बाद वो एक अलग विभाग में पहुंचती थी प्रूफिंग के लिए, उसके बाद फिर वो कंपोजिंग होकर के, और वो एक पूरा एक वर्क फ्लो चलता था। लेकिन जब जी, कंप्यूटराइजेशन हुआ तो इस वर्कफ्लो को थोड़ा सा कम कर दिया गया, इसमें जो विभिन्न चरण थे उनको घटा दिया गया, और पत्रकारों से ये कहा गया कि आप अगर कंप्यूटर सीख लेते हैं तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए भी और संस्थान के लिए भी। तो जी, उसमें जिन लोगों ने उसका स्वागत किया, अनेक लोगों को तो वो थोड़ा रास नहीं आया कि हम क्यों करें ये काम, हमारे लिए थोड़ा अतिरिक्त है। कुछ लोगों में ये भी भावना थी कि भाई इससे फिर जो लोग कंपोजिटर्स हैं उनकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती है, जो एक जायज चिंता थी उनकी। किंतु मुझे जैसे एक दो लोग जो शुरुआत में जिन्होंने बहुत उत्साह दिखाया कि नहीं हम लोग सीखेंगे कंप्यूटर को, तो उनमें से मैं था। क्योंकि क्योंकि प्रकाश जी, अगर दुनिया में कोई बड़ी तकनीक आ रही है, बड़ा बदलाव आ रहा है, और वो बदलाव यदि सकारात्मक है और वैश्विक स्तर पर आ रहा है, तो आप उसको रजिस्ट नहीं कर सकते। जी, जरूरी है अपने आप को उस बदलाव के साथ ढाल लेना, और उसमें यदि कोई असुरक्षा आती है तो उस असुरक्षा को भी हम एड्रेस करेंगे, उसको भी, मान लीजिए उसमें नौकरियों का मुद्दा आता है तो उसको भी हम एड्रेस अलग से करें। एक संभावना ये भी बनती है कि जब कोई नई चीज आप अडॉप्ट करते हैं, उसको अपनाते हैं, तो उसमें से नई संभावनाएं भी निकलती है।
तो जिन लोगों की नौकरियां जाने का खतरा है उनके लिए नई संभावनाएं भी निकलती है ना। तो बहरहाल मैंने उसको कंप्यूटराइजेशन को अपनाया और मैं आपको कहूंगा कि मेरी अच्छी खासी गति हुआ करती थी अनुवाद में। हाँ। एक तरफ मैं अंग्रेजी का की कॉपी रखता था, दूसरी तरफ धड़ाधड़ मैं हिंदी में टाइप कर रहा होता था, बहुत तेज रफ्तार से। मैं मुख्य उपसंपादक हुआ करता था। हमारा जो मुख्य संस्करण था जनसत्ता का, उसको निकालना मेरा दायित्व था। तो मैं आपको कहूंगा, हालांकि हमारी एक टीम थी और अच्छे खासे हमारे बहुत अच्छे हमारे साथी थे, लेकिन हाँ। मुख्य उपसंपादक होते हुए भी मैं खुद काम करना बहुत पसंद करता था, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर बहुत सहज महसूस करता था। तो उसमें से अच्छा खासा काम मैं खुद आउटपुट खुद भी देता था। हालांकि मेरा काम थोड़ा आप समझ सकते हैं कि मुख्य संपादक थोड़ा संभालता है चीजों को, लेकिन मैं खुद काम करना पसंद करता था। इसके बाद मैं जब टेलीविजन में गया तो वहां पर थोड़ा सा और ऐसी चीजें हुई जिन्होंने मुझे तकनीक की तरफ धकेला, वास्तविक रूप में। मैं आपकी पढ़ाई क्या तकनीक के रूप में हुई थी, क्या इंजीनियर के रूप में पढ़ाई क्या हुई है आपकी? वो भी मैं बताऊंगा आपको, वो भी बताऊंगा। मेरी जो बुनियादी पढ़ाई थी वो एमए इन हिंदी थी। मैं एमए हिंदी में एमए था जब मैं पत्रकारिता में आया, और उसके बाद मैंने पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा किया था। जी। तो लेकिन जब ये सारी घटनाएं हुई तो मैं एक टेलीविजन चैनल में काम करता था, और वहां मैंने देखा कि हम जो हिंदी के कार्यक्रम बनाते थे उनकी स्क्रिप्ट्स जो लिखी जाती थी वो अंग्रेजी में लिखी जाती थी, रोमन में लिखी जाती थी। और उसको लिखने की वजह है, एक वजह तो शायद ये थी कि उन लोगों को शायद अंग्रेजी में ज्यादा रुचि महसूस होती होगी लोगों को, लेकिन एक वजह ये भी थी कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं था जिसमें लोग आसानी से हिंदी में काम कर सके, देवनागरी में टाइप कर सके। तो इस परिस्थिति ने मुझे थोड़ा हिला दिया, क्योंकि मैं खुद भी जो स्क्रिप्ट्स लिखता था मैं हिंदी में देवनागरी में लिखता था, और मुझे कहा जाता था कि आप इनको रोमन में बदल दीजिए, क्योंकि हमारा जो एंकर होगा या हमारे जो लोग होंगे उसको रोमन में पढ़ेंगे। मेरे लिए ये असहज स्थिति थी, अस्वीकार्य स्थिति थी। तो मैंने सोचा इसमें क्या रास्ता निकाला जाए। मैंने आग्रह किया कि क्या हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर खरीद सकते हैं जो हिंदी में काम करते हों। तो उस समय दुर्भाग्य से जो सॉफ्टवेयर थे वो थोड़े महंगे थे हिंदी में काम करने के लिए। आपको शायद पता होगा कि जो उस समय आकृति वगैरह सॉफ्टवेयर आया करते थे, आईलीफ वगैरह आते थे, तो ये हिंदी का फ्रीवेयर नहीं था। तो प्रकाश जी, मैं इस परिस्थिति को बदलना चाहता था, और मैंने उस समय कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई करनी शुरू की। और पढ़ाई करते हुए मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम था माध्यम, और वो माध्यम मैंने निःशुल्क हिंदी में काम करने के लिए इंटरनेट पर उपलब्ध कराया। आज भी अगर आप जाके सर्च इंजन पर लिखेंगे माध्यम हिंदी वर्ड प्रोसेसर, तो आपको वो पहले नंबर पर परिणामों में मिलेगा। आज भी आप उसको डाउनलोड करके हिंदी में निःशुल्क काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां से मेरी यात्रा शुरू हुई, क्योंकि हिंदी से मैं जुड़ा हुआ था, हिंदी में सॉफ्टवेयर नहीं थे। मैंने हिंदी में सॉफ्टवेयर बनाने का एक बीड़ा उठाया कि नहीं, इसमें जितना योगदान मैं दे सकता हूँ वो मैं करूंगा, और धीरे धीरे मेरी यात्रा जो है वो शुरू हो गई। अब इसके अन्य भी कई पड़ाव है। आपने शिक्षा की बात कही तो मैं अंतिम बात कहूंगा और फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। मैं पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा था और हिंदी में मैं स्नातकोत्तर था, लेकिन उसके बाद जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल समाज में बदलाव करने के लिए किया जा सकता है, लोगों को एम्पावर करने के लिए किया जा सकता है, लोगों को सक्षम करने के लिए किया जा सकता है, हमारी भाषा को समृद्ध करने के लिए और टेक्नोलॉजी की दृष्टि से उसमें एक नई जान फूंकने के लिए किया जा सकता है। मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, लेकिन एक एक व्यक्ति से ही, एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है। तो तब मैंने ये तय किया कि मैं अब ये जो पत्रकारिता का जो मेरा कार्य है, मैंने अच्छा खासा इसमें अनुभव प्राप्त कर लिया है। इस अनुभव का प्रयोग करते हुए क्या मैं तकनीक के क्षेत्र में कुछ ऐसा कर सकता हूँ जो शायद लोगों के लिए थोड़ा सा मैं कहूँगा उपयोगी हो जाए। और तब मैंने पढ़ाई फिर से शुरू की शून्य से। अब मैं एक नए क्षेत्र में आ गया। मैंने कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जीरो से पढ़ाई दोबारा शुरू की, जबकि मैं अच्छा खासा मेरा विवाह भी हो चुका था। ये तब की बात है। और एक दिन मैं नौकरी छोड़ करके घर आ गया कि नहीं, मैंने आज से पत्रकारिता ठीक है काफी हो गई, लेकिन अब से मैं तकनीक के क्षेत्र में काम करूंगा। और मेरी पत्नी काफी, मतलब आप समझ ही सकते हैं कि उसको बड़ा झटका लगा, लेकिन मैंने कहा नहीं, अपने संकल्प कर लिया है और मैंने शून्य से पढ़ाई शुरू की। उसके बाद मैंने पहले कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया, फिर कंप्यूटर साइंस में एमएससी की, उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस किया, उसके बाद कुछ और चीजें की, और फिर मैंने आगे बढ़ाते हुए फिर एमबीए किया। तो अंततः ये हुआ कि जब मेरी पढ़ाई समाप्त हुई, तब मैं शिक्षा की जो 3 धाराएं होती हैं, विज्ञान, वाणिज्य और कला, मैं तीनों में स्नातकोत्तर था जब मेरी ये सारी पढ़ाइयां समाप्त हो गई।
और ईश्वर की हाँ कृपा से तब धीरे-धीरे रास्ते निकलते चले गए और आज वो आप जो आपने कहा उस रूप में वो आप उसको परिणित होते हुए देख सकते हैं। तो ये बताइए टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी मदद कर रही है? आपने कहा मैं उस वीडियो में आपने कहा कि सारी चीजें जो आप अंग्रेजी में कर सकते हैं वो लगभग हिंदी में, वो सारी चीजें हिंदी में कर सकते हैं। यहाँ तक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भी हिंदी में आप काम कर सकते हैं। तो कहाँ तक कर सकते हैं, कुछ बारे में बताइए। जी, इसमें एक चीज समझना हम लोगों के लिए जरूरी है कि पहली बात तो ये है कि क्या कुछ हो गया है। जी तो अधिकांश जो हिंदी के हमारे मित्र हैं, उनको ये लगता है कि हिंदी की बुनियादी समस्या या बुनियादी जो हमारा सरोकार है वो टाइपिंग से है। हाँ हम में से अधिकांश लोग जो हैं टाइपिंग को एक प्रमुख तत्व मानते हैं कंप्यूटर के साथ में या तकनीक के साथ में हमारे इंटरेक्शन का या हमारी जी संवादात्मकता का। जी हाँ लेकिन टाइपिंग से जुड़ी हुई जितनी भी दिक्कतें थी या जितने भी मानक बनाए जाने थे, जितने भी उपकरण आने थे, जितने भी सॉफ्टवेयर बनाए जाने थे, जितने भी इनपुट मेथड एडिटर्स बनाए जाने थे, वो सब कुछ बन चुके हैं। हाँ टाइपिंग की जितनी भी आवश्यकताएं थी वो पूरी हो चुकी है। टाइपिंग अब कोई चुनौती नहीं है, ये बात मैं अपने मित्रों से कहता हूँ। और ये जो हुआ इसमें बहुत बड़ा योगदान यूनिकोड का है। हम में से अनेक मित्र जो है यूनिकोड को लेकर भी थोड़े भ्रमित रहते हैं। हाँ ये थोड़ी लंबी बात होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे मित्रों के लिए ये थोड़ा सा जानकारी शायद उनको अच्छी लगे, क्योंकि इससे कई गलतफहमियां दूर होती है। हाँ एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी कोई हवा नहीं है। हाँ टेक्नोलॉजी हमारे लिए है, टेक्नोलॉजी को हम जैसे लोगों ने ही बनाया है, उसको हमारे प्रयोग के लिए बनाया गया है और हम लोग उसमें एक प्रयोक्ता ही नहीं, एक फीडबैक देने वाले व्यक्ति के रूप में भी हम उसमें यदि चाहें तो और ज्यादा गहन भूमिका हाँ भी निभा सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का हमें पता हो। अब उसमें एक सबसे पहली जो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है यूनिकोड। अब बहुत जी सारे हमारे मित्र ये समझते हैं कि यूनिकोड कोई फॉन्ट है। मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना है कि वो यूनिकोड फॉन्ट के आने के बाद या यूनिकोड का फॉन्ट काम नहीं करता आदि आदि। नहीं, यूनिकोड कोई फॉन्ट नहीं है, पहली बात। कुछ लोगों को हाँ लगता है कि यूनिकोड कोई सॉफ्टवेयर है, तो वो कोई हाँ सॉफ्टवेयर भी नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि यूनिकोड एक प्रौद्योगिकी है, तो वो कोई प्रौद्योगिकी भी नहीं है। आखिरकार हाँ यूनिकोड क्या चीज है? यूनिकोड एक स्टैंडर्ड है, एक मानक है। अच्छा, जी मानक किसका आप जानते हैं कि कुछ नियम जो हम बनाते हैं उनको स्टैंडर्ड हम कहते हैं कि ये सारे नियमों का अगर पालन किया जाएगा तो एक स्टैंडर्ड समूह के रूप में उनको एक स्टैंडर्ड या मानक कहा जाता है। तो हाँ यूनिकोड एक मानक है। अब किस चीज का मानक है? कंप्यूटर, आप जानते हैं कि कंप्यूटर दुनिया की कोई भाषा नहीं समझता, अंग्रेजी भी नहीं समझता, रूसी भी नहीं समझता, हिंदी भी नहीं समझता। असल में हाँ कंप्यूटर कोई भाषा ही नहीं समझता। कंप्यूटर अगर समझता है तो गणित समझता है। हाँ कंप्यूटर का भाषा से कोई संबंध नहीं, गणित से संबंध है। और हाँ गणित में भी वो सिर्फ दो अंकों को समझता है, 0 और 1। जी हाँ और कंप्यूटर के लिए कहते हैं कि कंप्यूटर एक जो है डम्ब मशीन है। अंग्रेजी में कहते हैं कि कंप्यूटर इज डम्ब मशीन। कंप्यूटर बेवकूफ हाँ मशीन कहा जाए तो वो बुद्धिहीन हाँ मशीन है, क्योंकि वो सिर्फ वही करता है जो इंसान उसे कहने के लिए निर्देशित करता है। तो कंप्यूटर को सिर्फ सिर्फ 0 और 1 को समझता है। लेकिन फिर भी आज हम कंप्यूटर पर आपके साथ में हम लोग ये जो कॉल कर रहे हैं, इसमें लाइव हम वीडियो के रूप में एक दूसरे के साथ में संवाद कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ यदि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है या मोबाइल फोन सिर्फ 0 और 1 को समझता है? क्योंकि भले ही हम उपकरण कोई भी इस्तेमाल करें, सारी चीजें सब में एक प्रोसेसर होता है जो उसका बुनियादी हृदय होता है उस उपकरण का। और हम उससे तात्पर्य है यहाँ पर कि वो जो हृदय है वो सिर्फ 0 और 1 को समझता है। जो प्रोसेसर है कंप्यूटर में या मोबाइल में 0 और 1 को समझता है। तो फिर ये कैसे संभव हुआ कि हम कंप्यूटर में 0 और 1 के अलावा तमाम चीजों में भी काम कर रहे हैं? हम अक्षर भी लिख रहे हैं, हम अंक भी लिख रहे हैं, हम चित्र भी बना रहे हैं, हम वीडियो भी कर रहे हैं, उसमें ऑडियो भी सेव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हाँ हर चीज को मानव की समझने वाली फॉर्म से या स्वरूप से कंप्यूटर के स्वरूप में बदलना पड़ता है। हाँ जैसे मान लीजिए हम कोई अक्षर लिख रहे हैं तो वो अक्षर कंप्यूटर के समझने वाले रूप में बदलना पड़ता है। उसको 0 और 1 की एक लिपि होती है जिसको बोलते हैं बाइनरी। आप उसको बाइनरी बाइनरी कह सकते हैं, उसमें बदलना पड़ता है। तो कंप्यूटर फिर उसको स्टोर कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपने अंग्रेजी में ए लिखा तो वो असल में 65 है कंप्यूटर की दृष्टि में उसकी वैल्यू, और 65 को जी बाइनरी अंकों में बदला जाता है। 0
0 0 0 1 1 1 1 इस तरह से, और इस तरह से वो कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। बात थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन अब मैं इसको संक्षिप्त में समाप्त करूंगा। तो होता क्या है कि हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में बदलने के लिए एक नियम चाहिए हमें बीच में, उसको बोलते हैं एन्कोडिंग, या आप मानक कह लीजिए, वही यूनिकोड है। तो जब हम हिंदी में जो बोलते हैं उसको कंप्यूटर में कैसे स्टोर किया जाएगा, इसका एक बता दिया गया है कि आप क लिखेंगे तो ऐसे स्टोर होगा, ख लिखेंगे तो ऐसे स्टोर होगा। और ये कौन बता रहा है? एक तालिका बता रही है जिसका नाम है यूनिकोड, एक स्टैंडर्ड बता रहा है जिसका नाम है यूनिकोड। सीधे से शब्दों में यूनिकोड एक ऐसी तालिका है जिसमें हमारे सारे अक्षर, हिंदी के अन्य भाषाओं के सारे अक्षर एक तरफ लिखे हुए हैं, और कंप्यूटर में उनको कैसे स्टोर किया जाएगा वो भी लिखा हुआ है बाइनरी अंकों में, 0 1 की भाषा में। तो जब भी हम कुछ टाइप करते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि अच्छा क लिखा है तो मुझे इसको ऐसे स्टोर करना है, ख लिखा है तो ऐसे स्टोर करना है। अच्छा, जब हम उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कंप्यूटर उसको हमारी भाषा में बदल देता है, क्योंकि उसके पास तालिका मौजूद है। कि अगर 0 0 0 1 1 1 को अगर वो हमें दिखाएगा तो ए के रूप में दिखा देता है। तो ये एक छोटी सी चीज है जिसको हमें समझने की जरूरत है, वो है यूनिकोड। अब ये चीज सिर्फ अक्षरों के लिए नहीं है, ये चीज चित्रों के लिए भी है। चित्रों को भी 0 और 1 के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इमेजेस को भी बदला जा सकता है, ऑडियो को भी 0 और 1 में बदला जा सकता है, वीडियो को भी 0 और 1 में बदला जा सकता है, और कंप्यूटर में उसी रूप में स्टोर किया जा सकता है, और फिर उसको वापस जब हम देखते हैं तो हमारे रूप में स्टोर किया जा सकता है। तो यूनिकोड ने क्या किया कि यूनिकोड के आने से पहले ये क्षमताएं सिर्फ कुछ भाषाओं में थी जिनमें अंग्रेजी प्रधान थी, लेकिन यूनिकोड के आने के बाद दुनिया की 150 से ज्यादा भाषाओं में ये क्षमताएं आ गई कि वो कंप्यूटर उनको पहचानने लगा, उन भाषाओं को कंप्यूटर बुनियादी रूप से उन भाषाओं को पहचानने लगा। तो ये बड़ा बदलाव है। और जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो इन भाषाओं को समर्थन करने लगा, जिनमें हिंदी भी शामिल है, हमारी भाषा। तो जब ये हो गया, जब बुनियादी काम हो गया, तो अब आप भाषा भले ही कोई भी इस्तेमाल करें, लेकिन कंप्यूटर चूंकि अब इस तरह के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करता है, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है जिसमें सारी भाषाएं समान हैं, तो स्वाभाविक है कि जो काम आप किसी अन्य भाषा में कर सकते हैं वो आज आप हिंदी में भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ये अंतिम बात बताऊंगा। आप टाइपिंग तो कर ही सकते हैं, लेकिन और टाइपिंग तो समाप्त हो गया अध्याय, ये समझिए कि टाइपिंग की चुनौती बची नहीं है। हम में से जो लोग आज भी टाइपिंग के लिए जूझते रहते हैं, तो वो हमारी समस्या है कि शायद हमारी अवेयरनेस में या हमारी जागरूकता में कुछ कमी है। बात अब टाइपिंग से आगे चली गई है। पहली बात, हमारे पेशेवर कामकाज को कंप्यूटर सपोर्ट करता है। आप आज MS वर्ड में जाइए, वहां पर आप अंग्रेजी की तरह ही आप स्पेल चेक कर सकते हैं, थिसॉरस देख सकते हैं, आप चाहें तो मतलब अनेक अन्य कार्य, जैसे मैं कहूंगा कि आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं वर्ड के भीतर ही रहते हुए। उसके बाद आप ऑटो कर सकते हैं हिंदी में। तो जो बुनियादी भाषा से संबंधित पेशेवराना कार्य हैं वो सारे संभव हो गए। पहली बात, असल में इसको 5 चरणों में मैं बांट कर देखता हूँ, 5 अलग अलग स्तंभों में देखता हूँ कि जो काम हुआ है। पहला काम क्या हुआ है कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन में हिंदी भाषा को डिस्प्ले करने की क्षमता आ गई है। डिस्प्ले का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर में हिंदी को एक्टिव भी नहीं किया, लेकिन कोई व्यक्ति आपको एक फाइल भेजता है जो हिंदी में है, MS वर्ड की फाइल है, तो भले ही आपके कंप्यूटर में हिंदी आपने एक्टिव नहीं की और हिंदी का फॉन्ट भी आपने उसमें नहीं डाला, फिर भी आप उस फाइल को कंप्यूटर में देख पाएंगे। ये पहला बड़ा काम हुआ है। भले ही आपके कंप्यूटर में हिंदी का समर्थन नहीं है, हिंदी का फॉन्ट भी नहीं है, फिर भी यदि किसी ने आपको फाइल भेजी है, फिर भी आप उस फाइल को देख पाएंगे, क्योंकि यूनिकोड ने ये सुनिश्चित किया। पहली बात ये हुआ डिस्प्ले। दूसरी बात होगी स्टोरेज। हिंदी का कोई भी सामग्री है आप उसको स्टोर कर सकते हैं और वो आगे दोबारा आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात स्थानांतरण, इसका एक और मुद्दा है कि आप चाहें तो ईमेल से भेज दिया या आपने इंटरनेट पर डाल दिया, वो तीसरी चीज हो गई। उसके बाद हम चलते हैं आपकी टाइपिंग का मैकेनिज्म। आपको टाइप के आज 8 तरीके विंडोज पर उपलब्ध हैं। 8 तरह से आप टाइप कर सकते हैं विंडोज पर, जिनमें से कुछ को आप जानते हैं, इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड आप जानते होंगे। उसके बाद आप शायद फोनेटिक कीबोर्ड जो नया जोड़ा गया है विंडोज में उसको आप जानते होंगे, इंडिक इनपुट को जानते होंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल को जानते होंगे। अब आपकी स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आ गया है, जिसके जरिए भी आप माउस से भी हिंदी में टाइप कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि अपनी हस्तलिपि में कंप्यूटर पर और मोबाइल पर हस्तलिपि में हाथ से लिख सकते हैं और वो बदल जाता है टाइप किए हुए टेक्स्ट में। उसके बाद
आप बोल करके टाइप कर सकते हैं। अब डिक्टेशन न सिर्फ आप मोबाइल पर ही नहीं बल्कि आपके कंप्यूटर पर भी आज डिक्टेशन मौजूद है। हाँ और इन सब के अलावा आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई अन्य अर्थों में भी आप इस्तेमाल करेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक कीबोर्ड आता है, टच कीबोर्ड। यदि आप उसका जी इस्तेमाल करते हो, टाइपिंग करते हैं, तो वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए अगला शब्द भापने की कोशिश करता है, आपका अगला शब्द। जैसे आपने टाइप किया प्रकाश, तो ये हाँ अगला शब्द भाप कर पहले ही कह देगा आप हिंदुस्तानी टाइप करना चाहते हैं क्या? तो हाँ आपने कहा हाँ, आपने टाइप कर, जैसे ही क्लिक किया हिंदुस्तानी अपने आप टाइप हो गया। फिर उसने अगला शब्द भापा, बोल रहा हूं टाइप करना चाहते हैं क्या? आपने कहा हाँ, हाँ क्लिक कर दिया। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक स्तर हुआ। ये इनको हम कहते हैं टेक्स्ट इनपुट। ये सारी टेक्स्ट इनपुट की तकनीकें हैं। मतलब तमाम तरह से आप टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, माइक्रोसॉफ्ट ने तो ऐसी तकनीक भी बना ली है, हालांकि अभी वो हिंदी में नहीं आई है, कि उसका प्रयोग करते हुए आप अपने कंप्यूटर में सिर्फ देख करके काम कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक कीबोर्ड आ जाता है, उस कीबोर्ड में हाँ सारी कुंजियां हैं, उसमें से जिस कुंजी को आप देखते हैं पीछे वो टाइप होती चली जाती है। सिर्फ हाँ देख कर आप टाइप कर सकते हैं। ये तकनीक भी माइक्रोसॉफ्ट ने बना ली है। तो ये हुआ इनपुट। इसको मैं कहूंगा चौथे स्तर पर आप आ गए, इनपुट। पांचवें हाँ स्तर पर शेपिंग। हिंदी में जो, देखिए हिंदी अन्य भाषाओं से अलग है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर संयुक्ताक्षरों की एक कॉन्सेप्ट है। हमारे यहाँ पर मात्राएं कुछ आगे की तरफ लगती है, कुछ पीछे की तरफ लगती है, वो कॉन्सेप्ट है। हाँ हमारे यहाँ पर जी रेफ है, हमारे यहाँ पर रकार है, हमारे यहाँ पर अनुस्वार, बिंदु, तमाम ऐसी चीजें हाँ हैं जो अन्य भाषाओं में नहीं होती। अंग्रेजी भाषा एक लीनियर लैंग्वेज है, उसकी लिपि आप ए लिखेंगे उसके बाद ही बी लिखेंगे। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। आपको कवि लिखना है तो क व लिखा और मात्रा फिर उसके बाद में वैसे पहले चली गई, है ना। हाँ तो ये अलग तरह की है। आप रेफ लिखते हैं वो नीचे जा रहा है, आप रकार लिखते हैं शर्मा वाला रकार तो वो ऊपर जा रहा है। ये एक अलग किस्म की नुक्ता भाषा। लगाते हैं, नुक्ता लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। जी 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 जी। तो ये बड़ी जटिलताएं हैं इसमें। तो उनको उनको तकनीकी दृष्टि से कैसे उनका समाधान किया जाए, उसके लिए इंस्क्राइब नाम का एक शेपिंग इंजन होता है। वो आपके सारे संयुक्ताक्षरों को बनाता है। तो ये एक अलग स्तर हुआ। उसके बाद फॉन्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ने हिंदी में 7 फॉन्ट आपको उपलब्ध कराए हैं। सिर्फ मंगल अकेला फॉन्ट नहीं है, यूनिकोड में 7 फॉन्ट है। उसके बाद गूगल ने भी काफी काम किया है, उन्होंने भी काफी सारे फॉन्ट उपलब्ध कराए हैं। कुछ अन्य संस्थानों ने, जिनमें सीडेक ने भी एक फॉन्ट, सकल भारती एक अच्छा फॉन्ट TDIL के माध्यम से दिया है। करीब 150 फॉन्ट आज हिंदी में उपलब्ध है। तो फॉन्ट्स, यूनिकोड फॉन्ट्स, तो फॉन्ट्स की भी कोई समस्या नहीं है। उसके बाद और एक स्टेप आगे चलते हैं, लोकलाइजेशन, जिसका जिक्र आपने सबसे पहले किया था। और लोकलाइजेशन तात्पर्य यह है कि आप विंडोज का इस्तेमाल करें या ऑफिस का इस्तेमाल करें, इस समय हम उनको आमतौर पर अंग्रेजी में देखते हैं। जी हाँ, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए, आप कंटिन्यू करिएगा। कुछ नेट की दिक्कत है, लेकिन आप कंटिन्यू करिएगा। जी यहाँ बारिश हो रही है इंदौर में और नेट हिल डुल रहा है, तो ये नेट की कनेक्टिविटी की कुछ दिक्कत है। थोड़ा सा कनेक्टिविटी में। तो मैं कह रहा था कि आप फाइल एडिट वगैरह जो होते हैं, आपके मेन्यू के जो शीर्षक होते हैं, इस समय उनको अंग्रेजी में देखते हैं ना। लेकिन आप चाहें तो उनको आज इसी समय पूरी तरह से हिंदी में बदल सकते हैं। तो पूरा का पूरा विंडोज आपका हिंदी में हो जाता है, पूरा ऑफिस आपका हिंदी में हो जाता है, पूरा का पूरा पर्यावरण जो है वो हिंदी में हो जाता है, और वो लोकलाइजेशन है। तो ये हुआ छठे स्तर का बदलाव। फिर मैं आता हूँ 7वें स्तर पर, क्योंकि आपने पूछा क्या कुछ हो गया। तो 7वें स्तर में हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी आधुनिक तकनीकें। और उनमें हो गया कि आप बोल कर टाइप कर सकते हैं, आप अनुवाद कर सकते हैं। और अनुवाद के लिए आपको इंटरनेट पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑफिस 365 का इस्तेमाल करते हैं तो उसी में अनुवाद मौजूद है। आप अपना पूरा का पूरी किताब लिख लीजिए, उसके रिव्यू टैब में जाइए, रिव्यू में आपको ट्रांसलेट मिलेगा, क्लिक कर दीजिए, पूरी किताब एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद। तो न सिर्फ ये तकनीकें आ गई, बल्कि इनका मुख्य धाराकरण हो गया है, मतलब मेन स्ट्रीमिंग हो गई। ये हमारे दैनिक कामकाज में आने वाले उत्पादों का एक अहम हिस्सा है, सामान्य हिस्सा है। और हमें कई बार पता भी नहीं होता कि काम करते हुए कब आपने क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल कर लिया, कब आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि आप तो ये देख रहे हैं कि मेरा काम ऐसे हो गया, है ना। तो ये तमाम चीजें हो रही है। अब कंप्यूटर बोल भी सकता है। हमारी हिंदी भाषा में आपकी कोई फाइल है, कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए पढ़कर भी सुनाता है, आपकी भाषा को भी वो समझता है।
और तमाम किस्म के इस तरह के कार्य हो गए। मुद्दा ये है कि हिंदी में कोई रुकावट शेष नहीं है। हाँ। कम से कम तकनीक की दृष्टि से यदि कोई रुकावट शेष है प्रकाश जी, तो हमारी तरफ से, यानी यूजर की तरफ से, प्रयोक्ता की तरफ से, कि हम उनका इस्तेमाल करते हैं या नहीं, हम उनके बारे में जानते हैं या नहीं, हम उनके बारे में स्किलिंग या कौशल प्राप्त करते हैं या नहीं, सीमा वहां पर है इस समय। अन्यथा इस समय कोई रुकावट तकनीक की दृष्टि से नहीं है। और आप इससे भी आगे बढ़ेंगे आने वाले कुछ समय में, और भी ज्यादा आपको एडवांसमेंट्स दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पे एक आज भी है ये उपलब्ध, आप अंग्रेजी में बोल रहे हैं, वो बदल करके आपका टेक्स्ट जो है वो हिंदी में हो जाता है। मैं बल्कि आपको इसी समय देखिए आपको एक उदाहरण दिखा सकता हूँ, लेकिन वो आप चूंकि मेरी स्क्रीन नहीं देख पाएंगे। मैं जो बोलूंगा हिंदी में वो अंग्रेजी में बदल सकता है, मैं अंग्रेजी में बोलूंगा तो हिंदी में बदल सकता है। इस किस्म की चीजें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आ गई है। अब आगे क्या होगा, आगे ये IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में जो बड़ा काम हो रहा है, हमारे स्मार्ट सिटीज आ रहे हैं, स्मार्ट उपकरण आ रहे हैं, उन सब में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ हिंदी भाषा मौजूद होगी। आपके टेलीविजन में जैसे मान लीजिए आने वाले समय में क्या होगा उसकी एक झलक दिखाना चाहूंगा। आपका जो टेलीविजन प्रोग्राम है आप हिंदी में कर रहे हैं, लेकिन यदि एक यूजर ने कहा कि मैं अंग्रेजी में देखना चाहता हूं, तो आप अंग्रेजी में बोल रहे होंगे, आप खुद अंग्रेजी में उसको बोलते हुए सुनाई दे रहे होंगे, हालांकि मूल कार्यक्रम आपने हिंदी में बनाया। आज भी हम सबटाइटल्स बदल सकते हैं, उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं भाषा की बात कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है जिसमें आप एक भाषा में बोलते हैं और वो दूसरी भाषा में बोला हुआ अनुदित होता है, मतलब स्पोकन लैंग्वेज इज ट्रांसलेटेड, और वो आपकी अपनी ध्वनि है, वो आपकी अपनी ध्वनि में, वो प्रकाश हिंदुस्तानी ही बोल रहे हैं अंग्रेजी में, उस ध्वनि में आएगा। क्या तरीका है ध्वनि में आएगा। ये कोई वीडियो वगैरह बनाया आपने उसके लिए? उसके वीडियो हैं क्या? हाँ, मैंने उसके वीडियो, जी हाँ, बिल्कुल है। तो कहाँ उपलब्ध है बता दीजिए, आपकी वेबसाइट पे है? वो नहीं, मैं आपको अलग से शेयर करूंगा, मैंने उसको डाला नहीं है, लेकिन मैं कई बार अपने जो मेरे कार्यक्रम होते हैं, मेरी वर्कशॉप्स वगैरह होती है, उसमें दिखाता हूँ उसको, लेकिन वो मैंने ऑनलाइन नहीं डाला उसमें, लेकिन मैं उसको अक्सर दिखाता हूँ। हम लोगों ने चूंकि मैंने आपसे कहा कि ये रिसर्च के प्रोजेक्ट्स हैं, और जो हम अक्सर प्रदर्शन करते हैं एक भाषा से दूसरी भाषा में, अंग्रेजी से चीनी, चीनी से अंग्रेजी में हम अक्सर दिखाते हैं कि कैसे व्यक्ति जो चीनी भाषा ही नहीं जानता, लेकिन वो उसकी अपनी भाषा में चीनी में वो बोल रहा होता है। तो ये सब बदलाव भी आ गए हैं। टेक्नोलॉजी आगे बहुत सारे बदलाव करने वाली है। क्या वो टेक्नोलॉजी सही भाषा होती है? अनुवाद जो करता है कंप्यूटर, वो भाषा बड़ी अजीबोगरीब होती है। जैसे एक ने लिखा, उदाहरण दे रहा हूं, कि एक बीमा पॉलिसी के बारे में किसी ने लिखा कि कामकाजी महिलाओं के लिए पॉलिसी है ना, तो उसका अनुवाद कुछ का कुछ हो गया अंग्रेजी में। तो क्या इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होती? तो इसको हमें पूरे परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है इस बात को। जी, जैसे उन्होंने अंग्रेजी में लिखा कि पॉलिसी फॉर वर्किंग वुमन, तो उसका हिंदी में अनुवाद आया धंधा करने वाली महिलाओं के लिए पॉलिसी। अब इस तरह के अनुवाद जो हमारे, वो तकनीकी रूप से देखा जाए तो शायद सही है, लेकिन व्यावहारिक रूप में हमारी हिंदी में नौकरी करने वाला और धंधा करने वाली, ये इसका बहुत सारा अंतर हो जाता है। लेकिन मैं आपसे बहुत दिलचस्प जानकारियां दी। आपके बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, उसमें आपने स्पीड से टाइप करना भी सिखाया है, हिंदी की अलग अलग तकनीकों के बारे में भी बताया है। क्या क्या चीजें मुख्य आप बता चुके हैं अपने वीडियोस में? अच्छा, ताकि लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं, जो लोग चाहे तो सर्च करके देख सकते हैं। बहुत से विद्यार्थी भी हमसे जुड़े हुए हैं, तो वे भी देख सकते हैं। पहली बात यह है प्रकाश जी कि भारतीय भाषाओं में टाइप करने के लिए सबसे अच्छा जो कीबोर्ड है उसको इंस्क्रिप्ट कहा जाता है जी, इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। और उस कीबोर्ड में टाइप करने की मेरी गति, पिछले दिनों मैंने फेसबुक पर भी डाली थी, मैंने वीडियो लिया था कि देखिए मेरी गति में जांच रहा हूं, तो मेरी गति 112 शब्द प्रति मिनट आई थी। जी हाँ, मैंने वो वीडियो देखा था। आपने शायद देखा होगा इंस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हुए। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि देखिए मेरी कमाल की गति है, नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथी अक्सर टाइपिंग के लिए परेशान रहते हैं
वो तमाम तरह के टूल्स को डाउनलोड करने में लगे रहते हैं, तमाम तरह के संघर्ष करते हैं। वो रेमिंगटन टाइपराइटर से लेकर के और आज तक तमाम तरह के कीबोर्ड्स को ढूंढते रहते हैं और परेशान रहते हैं। हाँ। लेकिन भारत में एक बहुत अच्छा कीबोर्ड स्टैंडर्ड भारत सरकार ने जिसको प्रमाणित किया है, भारतीय मानक ब्यूरो ने प्रमाणित किया है, और जो विंडोज में भी मौजूद है, मैक में भी मौजूद है, लिनक्स में भी मौजूद है, एंड्रॉइड के लिए भी उपलब्ध है, सर्वत्र उपलब्ध है। उसका नाम है इंस्क्रिप्ट, और वो भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कीबोर्ड है, सर्वश्रेष्ठ कीबोर्ड है। परिशुद्धतम, मैं कहूंगा परिशुद्ध नहीं, परिशुद्धतम टाइपिंग करने के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तीव्रतम टाइपिंग करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसको सीखना बेहद आसान है। अधिकतम 7 दिन अगर आप 1-1 घंटा लगाते हैं तो आप उसको सीख जाएंगे। तो लेकिन हमारे अधिकांश साथी इसको नहीं सीखते। क्यों नहीं सीखते? क्योंकि वो कहते हैं हमें कोई सिखाने वाला उपलब्ध नहीं है। तो मेरा एक निःशुल्क फ्री सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्पर्श। आप अगर इंटरनेट पर जाकर सर्च करेंगे स्पर्श हिंदी टाइपिंग ट्यूटर, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल करते हुए आप टाइपिंग सीख सकते हैं इंस्क्रिप्ट पद्धति में। और इंस्क्रिप्ट पद्धति में टाइपिंग सीखने का मतलब है कि यदि आप हिंदी में टाइपिंग सीख जाते हैं तो भारत की सभी भाषाओं में, सभी लिपियों में टाइपिंग आप सीख जाते हैं। तो एक चीज तो शायद आपके पाठकों, आपके दर्शकों के लिए वो अच्छी होगी कि आप इंटरनेट पर जाएं और स्पर्श हिंदी टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड करें, उसका प्रयोग करते हुए हिंदी में टाइपिंग सीखें। एक बार अगर आपने वो इंस्क्रिप्ट का प्रयोग करते हुए टाइपिंग सीख ली, मेरा दावा है कि आप जीवन भर किसी दूसरे टूल को ढूंढने के लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक तो वो हुआ। दूसरी बात, मैं अनुवाद पर लौटना चाहता हूँ। आपने बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया था और मैं सहमत हूँ इस बात से। इस बारे में मेरा ये कहना है कि अनुवाद जो है एक विधा के तौर पर एक इंसान कब से करता है। जरा हम थोड़ा सा अतीत की तरफ चले। मुझे लगता है कि लाखों सालों से अनुवाद की जो प्रक्रिया है लाखों सालों से चल रही होगी, क्योंकि कभी लोगों के बीच में भी अनुवाद होते होंगे, विभिन्न प्रकार के आप सोचिए, है ना। तो अनुवाद की जो प्रक्रिया है लाखों सालों से चल रही है। यदि आप ये लाखों सालों को भी छोड़ दें और आधुनिक काल में भी आ जाएं, या थोड़ा सा आप माध्यमिक काल में भी आ जाए, तो कम से कम 2000 साल से तो अच्छा खासा अनुवाद इंसान कर रहा है ना। कम से कम 2000 साल, तो ईसा के बाद में तो आप बहुत सारा अनुवाद हुआ है। 2000 साल में आज हम इंसान अनुवाद की उस स्थिति में पहुंचे हैं जहां हम अच्छा अनुवाद करते हैं, ठीक है। हालांकि 2000 साल ही नहीं, ये तो एक विधा है जिसमें हम निरंतर अपने आप को परिमार्जित करते जा रहे हैं। अब जरा इसकी तुलना कीजिए तकनीकी अनुवाद से। 2007 से ये प्रक्रिया शुरू हुई है प्रकाश जी, 2007। आज सिर्फ कुल मिलाकर के 13-14 साल बीते हैं। तो 13-14 साल में आज मशीन अनुवाद इस स्तर पर पहुंच गया है कि यदि सामान्य टेक्स्ट है, यदि बहुत जटिल टेक्स्ट नहीं है, तो आज आप उसका इस्तेमाल अपने रोजमर्रा के कामकाज में कर सकते हो। 14 साल हुए इन तकनीकों पर राष्ट्रीय कंपनियों को, निजी क्षेत्र की कंपनियों को काम करते हो। 2007 में गूगल ट्रांसलेट जो था वो उसकी शुरुआत हुई, और उसके भी 1 साल बाद माइक्रोसॉफ्ट की बिंग ट्रांसलेट जो है, अगर आप औपचारिक रूप से देखें तो 2008 में हमने वो काम शुरू किया। 13 साल में आज अनुवाद यहां पहुंच गया है, 13 साल में। तो आप जरा सोचिए कि अगले 5 साल या 4 साल या 8 साल बाद वो क्या स्थिति होगी। उसको हम 2000 साल या 10 मतलब 1-आध लाख सालों के इंसान की क्षमताओं से हम जोड़कर देख रहे हैं, अच्छी बात है। किंतु 13 साल में ये मशीन अनुवाद यहां तक पहुंच चुका है कि हमारी बोली हुई ध्वनि को बोली हुई ध्वनि में अनुवाद कर दे रहा है, और ये अनुवाद जो है निरंतर बेहतर होता जा रहा है। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक खास बात है प्रकाश जी कि वो सिर्फ देती नहीं है, वो आपसे लेती भी है, वो सीखती है। टेक्नोलॉजी अपने आप में सीखने वाली एक परिघटना भी है। वो बहुत अपने आप में विनम्र है। टेक्नोलॉजी अपना घमंड नहीं कर रही है, वो कह रही है कि मैं आपसे सीखने को तैयार हूँ। हमारे बेहतर बनाती है, अपने आप को परिमार्जित करती है। आज के 3 साल पहले जो अनुवाद आता था वो आज नहीं है। आज के 10 साल पहले जैसा अनुवाद आता था वो 5 साल पहले बेहतर हो गया, 3 साल पहले और बेहतर हो गया, आज और बेहतर हो गया, 2 साल बाद और अधिक बेहतर होगा। और आने वाले समय में देखिए, हम लोग अक्सर एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हमारे माइंड में आ जाती है हर चीज को लेकर के, लेकिन नहीं, ये सारी जो तकनीकें हैं ये हमारे लाभ के लिए है प्रकाश जी। एक वाहन है टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल करते हुए इंसान को आगे जाना है, हमें अपने कामकाज को बेहतर बनाना है, और तकनीक हमारा सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। देखिए,
जब कई ऐसी चीजें पुरानी आई थी तो हम कहते थे कि जब कंप्यूटर पहली बार आया तो हम कहते थे लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन नौकरियां नहीं गई बल्कि नई नौकरियां पैदा हुई। एक पूरा का पूरा एक नया इकोसिस्टम बना कंप्यूटरों के माध्यम से। इंटरनेट आया तब भी हम कहते थे कि अरे इंटरनेट आ गया, अब तो पता नहीं कितने सारे धंधों का क्या होगा। मोबाइल फोन आया तो हमने कहा सारे, देखिए आपने देखा भी कि एसटीडी बूथ सारे बंद हो गए, लेकिन क्या मोबाइल फोन ने उन एसटीडी बूथ वालों को दूसरा काम नहीं दे दिया? वो सारे उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली और वहां पर उन्होंने मोबाइल फोन ठीक करने शुरू कर दिए, सिम कार्ड बेचने शुरू कर दिए। नौकरियां समाप्त नहीं करती। ये जो काल विभाजक परिघटनाएं आती हैं तकनीक के माध्यम से, इनको अपनाने में हम लोगों को हमारा लाभ है, इनसे दूर भागने में हमारा लाभ नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तकनीकें बहुत आगे निकल जाए और हम हिंदी वाले उन्हें यदि नहीं अपनाते तो हम पीछे छूट जाए। तो आप ये मानकर चलिए कि आने वाले वर्षों में मशीन अनुवाद काफी हद तक बेहतर हो जाएगा। बल्कि लोग कहते हैं कि साहित्यिक अनुवाद तो मशीन कभी नहीं कर सकेगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि काफी हद तक मशीन साहित्यिक अनुवाद भी करेगी, क्योंकि मशीन सीख रही है और वो कितने गुना क्षमता से सीख रही है, आप और हम उसका इस समय अनुमान नहीं लगा सकते। बल्कि आने वाले समय में, प्रकाश जी अंतिम बात कह रहा हूं, आने वाले समय में जब आप अनुवाद करेंगे तो आपको विकल्प आएंगे कि आप कैसा अनुवाद करना चाहते हैं। आप संस्कृत निष्ठ अनुवाद करना चाहते हैं इस अंग्रेजी का, तो यहाँ क्लिक कीजिए। आप उर्दू शब्दों की बहुतायत वाला अनुवाद करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। आप देसी भाषा में, जनसत्ताई भाषा में या नई दुनिया की भाषा में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। आप प्रशासनिक भाषा में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। साहित्यिक भाषा में करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। और विधि की भाषा में आप करना चाहते हैं, लीगल लैंग्वेज में करना चाहते हैं तो यहाँ कीजिए। और आपने बटन दबाया, 5 तरह का 6 तरह का अनुवाद, एक ही सोर्स टेक्स्ट का आपको 6 तरह का अनुवाद आपको देखने को मिलेगा। इस हद तक ये मशीन अनुवाद प्रणालियां आगे जाने वाली हैं। एक कार्टून मैंने आज देखा, उसमें एक मशीन बैठकर कुछ सीख रही है किताबों से या कंप्यूटर से, और लोगों की भीड़ है जो मोबाइल लेके घूम रहे हैं। तो ये बताते हैं कि मशीन सीख रही है और इंसान नहीं सीख रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 समझता है, शायद ये पहले जो तार घर होते थे, टेलीग्राफ ऑफिस, तो वहां केवल 2 तरह की टिक टिक टिक, छोटी और बड़ी आवाज थी। उसी के आधार पर यही टेक्नोलॉजी यहाँ भी है हमारे साथ। डॉट और डैश बोलते हैं उसको जी, डॉट और डैश। जी, कोई बात आप कहना चाहे तो बताइए, क्योंकि बहुत सारे मित्र हमसे जुड़ गए हैं और उनकी कुछ जिज्ञासा भी है, सराहना भी है। तो और कोई बात जो आप हमारे दर्शकों को संदेश के रूप में देना चाहें? जरूर। एक बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि हम प्रयोग करना शुरू करें जी। बड़ी बात है वो कि हम अक्सर ये महसूस करते हैं कि हिंदी में ये नहीं है या वो नहीं है, हिंदी में ये आ जाना चाहिए, वो आ जाना चाहिए। अक्सर हम लोग ये मांग करते हैं, लेकिन जब वो चीज आ जाती है तो उसके बाद हम उसका कितना प्रयोग करते हैं, ये एक यक्ष प्रश्न है। देखिए, बड़ी से बड़ी तकनीकें जो है वो आ चुकी हैं, उनका प्रयोग नहीं होता है प्रकाश जी। और जब प्रयोग नहीं होता है तो जैसा मैंने आपसे कहा, टेक्नोलॉजी चूंकि सीखती है, वो अपने आप को ज्यादा परिमार्जित नहीं कर पाएगी यदि लोग उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे। दूसरी बात, इन तकनीकों में निवेश होता है, यदि हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो निवेश जस्टिफाई नहीं होता है ना। तो क्योंकि भारी भरकम निवेश होता है इन तकनीकों में, लेकिन यदि हम इस्तेमाल भी नहीं करते, निःशुल्क भी इस्तेमाल नहीं करते, तो फिर वो जस्टिफाई नहीं होता। ऐसे बड़े दुखद प्रसंग है तकनीक की दृष्टि से। अनेक उत्पाद बनाए गए जिनकी मांग की हम लोगों ने, यूजर्स ने, लेकिन जब वो आ गए तो हमने इस्तेमाल नहीं किया और स्थिति यहाँ तक पहुंच गई कि वो बंद हो गए, क्योंकि हमने उनको इस्तेमाल नहीं किया। जैसे आप देखिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अब मैं उसमें डीपली नहीं जाना चाहूंगा। आप सीडेक के उत्पादों को ही देख लीजिए, आईलीप को देख लीजिए, एक उदाहरण है ना। आईलीप को यदि हम उसका इस्तेमाल करते तो आईलीप आज भी हमारे बीच में होता ना। ऑफिस इंडिक माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला 2003 में, ऑफिस इंडिक निकाला, ऑफिस हिंदी निकाला है ना। वो हिंदी की सारी सुविधाएं थी उसमें। अगर हम लोग उसको अपनाते, लोकप्रियता प्राप्त करते, तो हिंदी का अपना ऑफिस एक हमने निकाला था, तो आज वो हमारे साथ होता, लेकिन हम लोगों ने नहीं खरीदा। ऐसे अनेक उत्पाद है, अन्य कंपनियों के भी है, लेकिन मैं चूंकि एक संस्थान को रिप्रेजेंट करता हूँ, इसलिए मेरे लिए उचित नहीं होगा कि मैं उनका नाम लेकर के यहाँ पर उदाहरण दूं। तो एक तो हम इस्तेमाल करना शुरू करें। अब जैसे देखिए, हस्तलिपि की एक वो तकनीक आ गई, हमें से कितने लोग हैं जो हस्तलिपि का इस्तेमाल करते हैं?
है ना, हाँ न्यूनतम लोग हैं। आप देखिए जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 के बाद से, बल्कि 2003 से ही आप चाहें तो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ कितने लोग उसको एक्टिवेट करते हैं और हिंदी में स्पेलिंग चेक कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास तो वो डेटा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि वास्तविकता क्या है। हो सकता है लोग कहें कि हम तो करते हैं, लेकिन मेरे पास हाँ वो डेटा होता है कि कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लोग इस्तेमाल नहीं करते। हम लोगों की खाली टिक करने से बात नहीं बनती कि हिंदी में ये आना चाहिए, ये आना चाहिए, तो हम हमेशा कहते हैं कि ये भी आना चाहिए, लेकिन जब आ हाँ जाता है तो प्रयोग करते हैं या नहीं, ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, ये एक बात जो मैं आग्रह करूंगा हमारे मित्रों से, दूसरी बात ये है कि मित्रों हम टाइपिंग से आगे कब जाएंगे? हमारी सारी तकनीकी जितनी भी चिंताएं, जितने भी कामकाज हैं, टाइपिंग तक क्यों सिमटे हुए हैं? तकनीक के संदर्भ में हम जी फेसबुक पे जाएंगे वहां टाइप कर देंगे, एमएस वर्ड में जाएंगे वहां टाइप कर देंगे। हम कुछ देखिए, जिन चीजों की मांग हम करते रहे हैं वो सब आ चुकी है। अब जो काम हम करना चाहते हैं उस पर कब ध्यान देंगे? हाँ तकनीक तो मौजूद है, तकनीक जिस काम के लिए लाई गई है, जिसके लिए आप मांग कर रहे थे कि ये आ जाना चाहिए तब हम ये करेंगे, तो वो कब करेंगे? वो क्या है? वो क्या है जो आप तकनीक के साथ करना चाहते थे? हम हमारे पेशेवर काज में कैसे अपने आप को बेहतर बनाएं, वो एक काम हो सकता है। हम दूसरों तक तकनीक को कैसे पहुंचाएं, उनको स्किल कैसे करें, वो दूसरा काम हो सकता है। हम जी कैसे नवोन्मेष करें, हम नए क्षेत्रों में, जैसे आपने करके दिखाया, आपने यूट्यूब पर एक चैनल बनाया, ये आपने नया काम करके दिखाया। आप एक हमारी जो टाइपिंग की जो सामान्य चिंता एक आम आदमी की होती है उससे आगे बढ़े हैं ना। ये हाँ आपने एक उदाहरण दिया। हमारे साथी जो है वो कुछ नया बनाने में क्यों नहीं लगते? हम स्टार्टअप्स क्यों नहीं लेकर के आते? तकनीकें तो तमाम उपलब्ध है। हम हाँ ऐसे स्टार्टअप्स बनाने पे एक उद्यमिता का विकास क्यों नहीं करते हिंदी में? हमारी हिंदी की जो चिंताएं हैं वो घूम फिर के फॉन्ट और कीबोर्ड तक क्यों रह जाती है? आप देखिए अधिकांश हिंदी और तकनीक के कार्यक्रम होंगे, यदि आप तो चूंकि बहुत आपका तो बहुत गहरा बैकग्राउंड है, आप जानते हैं, वो घूम फिर जी के थोड़ा बहुत फॉन्ट, थोड़ा कीबोर्ड, थोड़ा बहुत फॉन्ट कन्वर्जन, थोड़ा बहुत इंटरनेट, ये आपकी ईमेल करना, व्हाट्सएप करना आदि तक सीमित है। लेकिन आप अंग्रेजी की किसी तकनीकी मंच पर जाएंगे तो क्या वहां पर ऐसी चर्चा होती है कि फॉन्ट का प्रयोग कैसे करें, या टाइपिंग कैसे करें, या व्हाट्सएप पे प्रयोग कैसे करें? नहीं। वहां पर जो चर्चाएं होती है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में होती है। वहां पर चर्चा होती है डेटा एनालिटिक्स के बारे में कि अंग्रेजी का प्रयोग करते हुए ये कैसे करें। आज हाँ हिंदी में हर चीज मौजूद है। हमारे विमर्श का जो मैं कहूंगा उसको, हमारी विमर्श की जो चिंताएं हैं वो भी उसके अनुरूप बढ़नी चाहिए। जमाना बदल चुका है। हमें कब एहसास होगा कि हम अब टाइपिंग तक हमें सीमित नहीं रहना है। हमारा हमारा जो अंतरिक्ष है उसका फलक बहुत व्यापक हो चुका है। जी हम बिल्कुल। को पहचानेंगे, कब अपनी शक्ति को पहचानेंगे और तकनीक की इस शक्ति का इस्तेमाल करना कब शुरू करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो मैं आप सबके बीच में छोड़ता हूँ। बहुत जबरदस्त बात आपने कही बालेंद्र जी। और ये इस चुनौती को आगे बढ़ाने की कोशिश हमने की है कि फेसबुक पर आज मैंने पिज्जा खाया, आज मैंने समोसा खाया, ये पोस्ट लिखने के बजाय हम यहाँ लाइव बात कर रहे हैं। और सैकड़ों या हजारों किलोमीटर की दूरी है हमारी, लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे बहुत से दर्शकों ने बहुत सारी बातें हमें लिखी है। मैं उन सब का धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी बातें सुनी, हमारी बातों में साझेदारी की, और अधिकांश में हमने सराहना भी की है। जैसे कारूलाल जमड़ा कारुण्य जी ने लिखा है, हम दोनों का स्वागत किया है। दीपक राय, डॉक्टर दीपक राय भोपाल में हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सक्रिय रहते हैं, किताबें भी लिख चुके हैं, उन्होंने भी हमारी चर्चा की सराहना की है। कारूलाल जमड़ा जी ने अपना परिचय दिया है कि वो भाषाओं के अनुवाद का कार्य भी कर रहे हैं, संस्कृत भाषा भी जानते हैं। और शिवाजी मोहिते जी कह रहे हैं कि आपने बड़ा सार्थक संवाद किया है। प्रियराज जी देश के जाने माने कार्टूनिस्ट हैं, उन्होंने हमें हेलो कहा है। और विजय प्रभाकर नगरकर जी कह रहे हैं कि बालेंद्र जी और प्रकाश जी बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय धावक हैं कार्तिक जोशी, वो हमें शुभकामना दे रहे हैं। पुष्पेंद्र साहू जी भी हमारे कार्यक्रम की सराहना कर रहे हैं। आदित्य तायल जी हमारे इस कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। और शिवाजी मोहिते जी लिख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की अच्छाई और जरूरत का बुरा असर
बच्चों और युवाओं पर हो रहा है, इससे बचने का कोई उपाय क्या हो सकता है? शिवाजी मोहिते कह रहे हैं, क्या हो सकता है कि बच्चों पर बुरा असर ना हो टेक्नोलॉजी का? सही बात है। तो तो देखिए, शिवाजी की जो बात है वो उससे मैं सहमत हूँ। बस छोटा सा संक्षेप में जवाब देता हूँ कि हर चीज के दो पहलू होते हैं जी, और उसका आप अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। हाँ, ये हमारे पास में ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन बच्चों के मामले में बात थोड़ी और गंभीर हो जाती है। उनको हमें गाइड करना या उनको दिशा निर्देशित करना हमारा दायित्व है। तो हाँ, मुझे लगता है कि बच्चों को एक तो समय उनका निर्धारित करने की जरूरत है कि कितने समय वो इन माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं। एक अभिभावक के तौर पर हमें थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि उन पर थोड़ी दृष्टि भी रखने की जरूरत है कि कहीं गलत स्थानों पर तो वो नहीं पहुंच रहे हैं। हाँ, तीसरी बात यह है कि बच्चों को शिक्षित करने की, स्किल करने की भी जरूरत है। आप अपने दैनिक जीवन में थोड़ा थोड़ा उनको अपनी जानकारियां साझा करें कि यहाँ इंटरनेट की दुनिया में कैसी कैसी चुनौतियां हैं और उनसे आप कैसे बच सकते हैं। कुछ बुनियादी सावधानियां भी उनको समझाने की जरूरत है कि बच्चों को जैसे कहीं पर क्लिक नहीं करना है, आंख मूंद करके कहीं क्लिक नहीं कर देना है, क्योंकि उस क्लिक के पीछे कोई चुनौती भी, साइबर चुनौती भी हो सकती है। तो हाँ, एक हाँ, आंख मूंद कर क्लिक नहीं करना है। और उसको कैसे आप जज करेंगे कि ये सही लिंक है या नहीं, या कोई खतरनाक लिंक तो नहीं है। तो कई बार तो आजकल ब्राउजर्स में भी ये पहले से आप क्लिक करते हैं तो एक चेतावनी आ जाती है कि इसमें आगे ना बढ़े। जी, लेकिन यदि हाँ, आपने अपने कंप्यूटर में अच्छा एंटीवायरस लगा रखा है, आपने अपने मोबाइल फोन में भी निःशुल्क एंटीवायरस आप डाउनलोड कर सकते हैं। अवास्ट या ईवीजी वगैरह बहुत निःशुल्क और अच्छे एंटीवायरस आते हैं, आप उनको भी हाँ, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो भी आपको आपको चेतावनी दे देते हैं या ऐसे तत्वों से रोक देते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं। हालांकि इस पर हम एक अलग से विस्तार से पूरी एक लंबी चर्चा कर सकते हैं कि इंटरनेट और जी, तकनीकी माध्यमों पर अपनी निजता और सुरक्षा दोनों को हम कैसे बचाएं। लेकिन बुनियादी जी, सावधानी सबसे पहली ये है कि आपके पास एक अच्छा एंटीवायरस जरूर रखें। दूसरा, हाँ, किसी लिंक पर क्लिक ना करें और किसी पर भरोसा ना करें। ये जो माध्यम है इसमें आपको हमेशा शक करना है। जैसे कहते हैं ना पुलिस वालों के लिए कि आपको तो हर एक पुलिस वाला हर व्यक्ति पर शक करेगा अगर वो सही पुलिस वाला है, उसका काम ही शक करना है। तो इंटरनेट पर आप आ गए तो समझिए आप भी पुलिस वालों की तरह हैं। आपको हर एक लिंक पर शक करना है, हर एक स्रोत पर, जब तक कि उसकी प्रामाणिकता सिद्ध ना हो जाए तब तक उसको असुरक्षित जी, मानिए आप। जी। एक सवाल कारूलाल जमड़ा जी पूछ रहे हैं, हिंदी के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तकनीक की स्थिति क्या है और इसमें सर्वाधिक डिमांड किस भाषा की है? हाँ, बड़ा दिलचस्प सवाल है। मैं आपको एक व्यापक जवाब भी दूंगा और माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग भारत की 11 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा देते हैं। हम्म, आप किसी भी दुनिया की किसी भी भाषा से भारत की 11 भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं, जिसमें हिंदी प्रधान है। उसके बाद आप पंजाबी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, आप उसके बाद गुजराती, बंगाली आदि भाषाओं में अनुवाद कर सकते हैं। कुल 11 भाषाओं में। असमिया भी शामिल है उसमें, उड़िया भी शामिल है। तो मेरे ख्याल से 11 मैंने गिना दी होंगी। हाँ, तो ये हुई पहली बात। सर्वाधिक डिमांड किस भाषा की है? स्वाभाविक है कि हिंदी की सर्वाधिक डिमांड है। हाँ, हमारे जितने भी टूल हैं, ये मैं आपको सार्वजनिक रूप से ही सूचना दे सकता हूँ कि चाहे वो हमारे टाइपिंग के टूल हों माइक्रोसॉफ्ट के, चाहे वो आपके स्पेल चेक जैसी जैसी सुविधाएं हों, चाहे अनुवाद हो, चाहे वो ध्वनि प्रसंस्करण हो, सब में सर्वाधिक जो डिमांड आती है या मांग आती है वो हिंदी में ज्यादा आती है। तमिल भी हाँ, एक भाषा है जिसमें काफी डिमांड है, लेकिन हिंदी में सर्वाधिक है। उसके बाद आप बांग्ला भाषा को ले सकते हैं, उसमें भी काफी है। मराठी में काफी अधिक है। ये मुझे लगता है ये 4-5 भाषाएं। गुजराती है फिर उसके बाद। 5 हाँ, भाषाएं अगर आप मुझे कहेंगे चुनने के लिए तो ये 5 भाषाएं काफी डिमांड में रहती हैं। जी। अ, उन्होंने धन्यवाद दिया है, वेरी नाइस एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, ये बात उन्होंने कारूलाल जी ने लिखी है। शैलेंद्र गोलू पवार जी ने भी धन्यवाद दिया है। ओम द्विवेदी एक जाने माने पत्रकार हैं, उन्होंने भी धन्यवाद दिया है हमें और सराहना की है। गोपाल कमल जी, आपका भी धन्यवाद, आपने भी हमारी सराहना की है। गोपाल जी ने हमारा ध्यान ऑडियो की तरफ दिलाया, बता दी हमारा यहाँ बारिश हो रही है इंदौर में और कुछ नेट की तकलीफ थी, इस कारण हमारा ऑडियो थोड़ा प्रभावित हुआ, क्षमा चाहते हैं। नरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं कि कंप्यूटर तकनीक की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप दे रहे हैं,
इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में एक प्रश्न है कि क्या यह भाषाओं का अनुवाद भी इतनी ही क्षमता और बिना गलती के कर सकता है? मेरा ख्याल इसका जवाब आप दे चुके हैं, लेकिन अगर आप और कुछ बताना चाहें तो बताइए। जी, तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि यदि मुझे प्रतिशत बताने को कहा जाए कि आज अनुवाद, मशीन अनुवाद की गुणवत्ता का या उसकी एक्यूरेसी जो होती है, उसका प्रतिशत क्या है, तो मैं कहूँगा कि मैं उसको निजी तौर पर, मैं एक संस्थान की तरफ से नहीं कह रहा ये बात, निजी तौर पर मैं उसको लगभग अब 80% के आसपास मानता हूँ, 80% से ऊपर मानता हूँ। हालांकि अनेक स्थानों पर वो 90% से भी ऊपर मिलता है, कुछ मामलों में 70% से ऊपर हो सकता है, लेकिन मैं औसत अगर आप निकालेंगे तो लगभग 80% शुद्धता के साथ आज मशीन अनुवाद संभव है। एक बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप एक यूजर के तौर पर ये बात पूछ रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर जो आपका सोर्स है वो ज्यादा जटिल नहीं है, जैसे मीडिया की खबरें हैं, है ना, जैसे मीडिया की खबरें हैं या बातचीत है, इस तरह की जो चीजें हैं, तो वो बहुत अच्छी परिशुद्धता से अनुवाद होता है उनका, बहुत अच्छी परिशुद्धता से। बल्कि हमारी माइक्रोसॉफ्ट की जो अनुवाद की तकनीकें हैं उनके बारे में कहा जाता है कि प्रशासनिक अनुवाद भी इसमें बहुत अच्छे होते हैं, अन्य की तुलना में ऐसा हमें फीडबैक मिला है कि इसमें प्रशासनिक सरकारी भाषा जो है उसका अनुवाद काफी अच्छा होता है। तो एक बात तो ये हुई कि सामान्य वार्तालाप, सामान्य भाषा, आम लोगों के बीच की भाषा, टेलीविजन की भाषा, सिनेमा की भाषा, इन भाषाओं का अनुवाद तो बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा हम आ जाएं थोड़ा सा, अगर मान लीजिए रचनात्मक भाषा है तो उसमें वही 80% तक आप जा सकते हैं, 80% तक शुद्धता उसमें मिल सकती है। अब यदि एक यूजर के तौर पर क्योंकि मैंने आपसे कहा कि हमें भी थोड़ा सा इन्वेंटिव होने की जरूरत है, इनोवेटिव होने की जरूरत है। यदि यूजर के तौर पर आप सरल भाषा का प्रयोग करेंगे मूल रूप से ही, तो आपको परिणाम में बहुत अच्छा अनुवाद मिलेगा। कंप्यूटर के क्षेत्र में कहा जाता है गीगो, एक टर्म बहुत ज्यादा प्रचलित है, गीगो, GIGO, और उसको हम अगर बड़ा करेंगे तो क्या है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। यदि हम गार्बेज डालते हैं, बहुत जटिल चीजें डालते हैं, तो उसका जो आउटपुट होगा वो भी फिर उतना ही जटिल होगा। लेकिन यदि हम सरल भाषा डालते हैं, ग्राह्य भाषा डालते हैं, तो उसका अनुवाद भी बहुत सुंदर और बहुत अच्छा, काफी हद तक अच्छा अनुवाद होगा। लेकिन वो भी अपने आप एक अलग क्षेत्र है। मशीन अनुवाद से बेहतर प्राप्त करना भी अपने आप में एक विज्ञान और एक कला है, वो भी एक अलग क्षेत्र है विशेषज्ञता का। जी। राहुल खटे जी स्टेट बैंक में काम करते हैं। जी, राहुल मेरे अच्छे मित्र हैं। आपके मित्र हैं। उन्होंने लिखा है कि तकनीकी के क्षेत्र में आप बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और साधुवाद दे रहे हैं। नेताजी मोहिते कह रहे हैं कि कंप्यूटर तकनीक 3 वर्ष के बच्चे बहुत आसानी से समझ जाते हैं, वो उपयोग भी करते हैं, लेकिन 40 वर्ष से ऊपर के वर्ग के लोग आसानी से नहीं चला पाते। उनका कहना है कि लगातार उपयोग करने से ये आसान हो जाता है। तो ये बात कही। नरेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं, क्या ये तकनीक निर्दोष भावानुवाद कर सकती है? मेरे ख्याल से जवाब अभी नहीं, लेकिन वो सीख रही है निरंतर, और शायद भविष्य में ऐसा संभव हो जाएगा। आदित्य तायल जी भी धन्यवाद दे रहे हैं, बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं, और बहुत सारे मित्र हमारे सराहना कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हमारे इस कार्यक्रम को 1 घंटा होने वाला है। कीर्ति कासे मैडम है, वो कह रही हैं कि अच्छी जानकारी आपने दी है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें हमें सराहना के संदेश दे रहे हैं, अभी भी लगातार देते जा रहे हैं। हम उन सब का धन्यवाद अदा करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और अनुरोध करेंगे कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े रहें। और बालेंदु जी से अनुरोध है कि अगली बार फिर हम जल्दी मिलें, और कई सारे विषय हैं जो बचे हुए हैं, उन पर भी चर्चा करें। और इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे इस प्रयास की सराहना की है कि हम किस तरह फेसबुक पर और सोशल मीडिया का उपयोग बजाय बचकानी बातों के उद्देश्यपूर्ण कर रहे हैं। तो इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मेरी तारीफ की। मैं आपकी तारीफ करूंगा तो ये अट्टस बट्टस हो जाएगा। और विश्वास है कि हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बालेंदु जी, और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत से दर्शकों ने आपको धन्यवाद दिया है। धन्यवाद। आपके सब दर्शकों का भी धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद। जी। नमस्कार। नमस्कार। मित्रों, 1 घंटा पूरा हो गया है, हमें इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त दीजिए और हम आपसे आपको बताना चाहेंगे कि बालेंदु जी ने कहा है कि वो हमसे फिर आगे भी मिलते रहेंगे। हम बालेंदु जी के साथ आपसे चर्चा करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े। हाँ, अगर आप इस कार्यक्रम को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।